हेलो दोस्तों, स्मार्ट ट्यूशन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए, जिसका नाम है समास। तो आज हम लोग समास क्लियर करेंगे, समास के कितने भेद होते हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल ये पूछता है 10th क्लास में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं देर न करते हुए। देखिए समास, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समास को परिभाषा, समास को किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं पहले हम लोग समझेंगे। देखिए समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। समास, इसका परिभाषा थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया संक्षिप्त और सार्थक शब्द बनाया जाता है। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया संक्षिप्त यानी छोटा और सार्थक शब्द बनाया जाता है। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला अव्ययी भाव समास, पहला हो गया अव्ययी भाव समास। पहले हम लोग इसी को पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास का समास वह समास होता है जिसमें पहला पद प्रधान होता है और वह एक ही अवयव जैसे उपसर्ग होता है, जिसमें पूरा समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है और लिंग वचन आदि के कारण बदलता नहीं है। इस समास में अक्सर उपसर्ग अव्यय या एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि बार बार शब्द आता है। पुनरावृत्ति मतलब बार बार। देखिए कैसे, उदाहरण से हम लोग समझेंगे। डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं, उदाहरण से हम लोग समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में उदाहरण ही आता है। एग्जाम्पल में देखिए पूछ देगा कि प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन कौन सा समास है। तो प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन। यहाँ प्रति एक अव्यय और उपसर्ग और पूरा पद प्रत्येक दिन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो प्रतिदिन कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। अब देखिए दूसरा, भर पेट यानी पेट भर। यहाँ भर एक अव्यय है जो पेट भर कर का अर्थ देता है। अब देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। कैसे अव्ययी भाव समास है? देखिए शक्ति के अनुसार, इसका अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। यथा अव्यय और उपसर्ग है। पहला पद उपसर्ग हो सकता है, अव्यय हो सकता है। किसमें? अव्ययी भाव समास में। देखिए कैसे, निडर, डर के बिना। निडर का अर्थ होता है डर के बिना। यहाँ नी उपसर्ग है। नी क्या है? उपसर्ग है। निडर, नी को निकाल देंगे, निडर, नी प्लस डर, निडर, नी उपसर्ग हो गया, इसलिए क्या है? अव्ययी भाव समास है। अब देखिए आज जन्म, ये कमेंट में बताइएगा। आज जन्म, जन्म से लेके, इसमें कौन सा उपसर्ग है? आज जन्म में कौन सा उपसर्ग है? आज जन्म में कौन सा उपसर्ग है? कमेंट में बताइएगा। देखिए अव्ययी भाव समास हो गया। अब हम लोग दूसरे पढ़ेंगे। अव्ययी भाव समास हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा में हो गया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? 10th क्लास में ही 4-5 नंबर का पूछता है समास। देखिए हम लोग समझेंगे आज तत्पुरुष समास। वह समास है जिसमें दूसरे पद उत्तर पद की प्रधानता होती है और पहले पद यानी पूर्व पद गौड़ होता है। इस समास में विग्रह करते समय कारक चिन्हों जैसे को, से, के लिए, का, के, की, में, पर का प्रयोग होता है और समस्त पद बनाते समय उनका लोप हो जाता है। अब उदाहरण से हम लोग समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में उदाहरण ही आता है। एग्जाम्पल में देखिए पहला, राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र। यहाँ पे क्या आ रहा है? कारक चिन्ह आ रहा है। तो तत्पुरुष में ये छुप जाता है विग्रह करते समय, राजा का पुत्र राजपुत्र। दूसरा देखिए, रोग से मुक्त रोग मुक्त, रोग से मुक्त रोग मुक्त। कर्म में वीर, इसका कमेंट बताइएगा क्या होगा अर्थ? कर्म में वीर, कर्म में वीर क्या होगा इसका? अब देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास है जिसमें एक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या एक उपमान जिसकी उपमा दी जाए और दूसरा उपमेय जिसे
जिससे उपमा दी जाए होता है। इस समास में उत्तर पद दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच हे, जो, के समान या रूपी जैसे शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण से हम लोग समझेंगे। देखिए, नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ नीला क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, विशेष्य है। दूसरा देखिए, कमल नयन, इसका अर्थ होगा कमल के समान नयन, के समान आ रहा है ना, कमल के समान नयन, कमल नयन। यहाँ नयनों की उपमा कमल से दी जा रही है, इसलिए यह उपमान उपमेय का संबंध है। अब देखिए, महात्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, यहाँ महान क्या है, विशेषण है, और आत्मा क्या है, विशेष्य है। देखिए, नवयुवक, नया है जो युवक, यहाँ पे नया क्या है, विशेषण है, और युवक क्या है, विशेष्य है। फिर से हम लोग एक बार देखेंगे। तत्पुरुष समास में क्या होता है, बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, रोग से मुक्त, रोग मुक्त, कर्म में वीर, कर्मवीर, कर्म में वीर, कर्मवीर। ये सब कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, इसका बस याद रखिएगा कि बीच में कारक चिन्ह आता है, कारक चिन्ह आता है, कारक चिन्ह, बस। उसके बाद कर्मधारय में, कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें आता है बीच में के समान या रूपी जैसे शब्द आते हैं, जैसे नीला है जो कमल, नीलकमल। ये कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। कमल नयन, कमल के समान नयन, के समान, कर्मधारय समास, कमल के समान नयन, कमल नयन, कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। महात्मा, महान है जो आत्मा, उसी तरह ये कर्मधारय समास हो गया। नवयुवक, नया है जो युवक, नया है आ रहा है ना, है जो, नया है जो युवक, है आ रहा है बीच में, तो ये कौन सा हो गया, कर्मधारय समास। अब हम लोग आगे, पुरुष समास और कर्मधारय समास हो गया था। अब हम लोग चलिए देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास कहते किसे हैं, और हर बार एग्जाम में पूछता है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। द्विगु समास एक ऐसा समास होता है जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है और वह किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है, पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक, और वह किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। देखिए कैसे, उदाहरण से हम लोग समझेंगे। कैसे समझेंगे, उदाहरण से, एग्जाम्पल से। तो पहले देखिए, चौराहा, चार राहों का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह, पहला पद क्या है, चार, ये क्या है, संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक होता है। कौन समास में, द्विगु समास में। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। उसी तरह से दोपहर, दो पहरों का समूह, दो क्या है, अंक है, संख्या है, इसीलिए संख्यावाचक हो जाएगा पहला पद। सप्ताह, सात दिनों का समूह, सात, पहला पद क्या है, संख्यावाचक है। पंचतंत्र, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अब देखिए पांचवा में आ जाइए, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, वह समास है द्वंद्व समास जिसमें समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं और इनके बीच के योजक शब्द जैसे और, तथा, या, अथवा का लोप होता है। जब इस समस्त पद को विग्रह किया जाता है तो इन्हीं योजक शब्दों का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधानता होती है। अब देखिए उदाहरण से हम लोग समझेंगे कैसे। उदाहरण, दिन रात, दिन और रात, बीच में क्या आ रहा है, और। माता पिता, माता और पिता। अन्न जल, अन्न और जल। हाथ पैर, हाथ और पैर। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधानता होती है और द्विगु समास ये क्या होता है, संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक। किसमें, द्विगु समास में। ऐसे याद रखेंगे,
पहला पद संख्या वाचक होता है। और इसमें याद रखेंगे द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। शॉर्टकट में दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद की प्रधानता होती है। ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट और अंतिम, बहुब्रीहि समास। 6ठा नंबर में आ गया बहुब्रीहि समास। देखिए, बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो प्रधान कौन होता है? देखिए, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य तीसरे अर्थ या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। दोनों पद मिल करके किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, और वही तीसरा पद जो होता है वही प्रधान होता है। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल से समझेंगे, उदाहरण से। समास के उदाहरण देखिए, बहुब्रीहि समास के उदाहरण। पहला हो गया दशानन। 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु या कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला, अर्थात ये कमेंट में बताइएगा। चक्र धारण करने वाला चक्रधर, कमेंट में बताइएगा किनको कहते हैं, चक्रधर किनको कहते हैं। ठीक है। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो के लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।